यस, क्लास 9th। तो हम लोग अपना नेक्स्ट जो थीम है इसी चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी पिछली वाली क्लास में ये देखा था कि किस तरह से लुईस 16 जो थे वो फाइनली उन्होंने नेशनल असेंबली जो थी उनके प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी पावर्स को एक्सेप्ट कर लिया था, और किस तरह से जो उनकी मांगें थी, उनकी डिमांड्स थी, वो एक्सेप्ट की जा चुकी थी बाय लुईस 16। और जो चर्च जो था और इसके साथ के साथ जो टिकट्स उनको दिए जाते थे, जो कि हमने पहले पढ़े हैं, चर्च को जो भी प्रिविलेजेस नोबलमैन और चर्च को दिए जाते थे वो सब उनसे ले लिए गए थे। जितनी भी लैंड्स पीजेंट्स की उनके अंडर थी वो भी उनसे ले ली गई थी। और इसी तरह से फ्रांस जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या क्या चेंजेस हुए हैं धीमे धीमे। नेशनल असेंबली में जो नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी मिडिल क्लास के द्वारा, उन्होंने किस तरह से फ्रांस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस लेकर आए वो लोग। तो नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जो था वो रेडी किया इन 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि जो मोनार्क है उनकी पावर लिमिट कर दी जाए। These powers, instead of being concentrated in hands of one person, एक पर्सन के हाथ में पूरी पावर होने से अच्छा है कि ये पावर जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल्स में डिवाइड कर दी जाए और अलग अलग ऑफिशियल्स बना दिए जाएं, ताकि जो अरेंजमेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से मैनेज किया जा सके। और असाइन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, 3 इंस्टीट्यूशंस अलग अलग डिसाइड की गए। उसमें से लेजिस्लेटिव था, एग्जीक्यूटिव था और जुडिशरी था। कल हमने ऑलरेडी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ा ही था। दिस मेड फ्रांस ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और यही तीनों ने मिलकर फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया। यहां पर हम लोगों को एक फिगर दी गई है, फिगर नंबर 7, जिसमें कि न्यू पॉलिटिकल सिस्टम जो है किस तरह से वर्क करता था वो हमको बताया गया है। इसमें एक्टिव सिटीजन्स थे और पैसिव सिटीजन्स थे, लेकिन जो पैसिव सिटीजन्स थे उन लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिला था, क्योंकि जो उनकी वेजेस थी वो एक्टिव सिटीजन्स के कंपैरिजन में कम थी। एक्टिव सिटीजन्स की जो वो लोग टैक्सेस पे करते थे वो इक्वल टू इन लोगों के 3 बार के वेजेस के इक्वल हुआ करता था। तो इसलिए ये प्रिविलेज, वोटिंग का प्रिविलेज एक्टिव सिटीजन्स को दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है एंटाइटल टू वोट, इसीलिए क्योंकि अबाउट 4 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियंस। ठीक है, सिर्फ 4 मिलियन ही पॉपुलेशन हुआ करती थी एक्टिव सिटीजन्स की। इसके अलावा पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स, इनको नहीं थे बिल्कुल वोटिंग के राइट्स। अबाउट 3 मिलियन मेन, विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, 25 ईयर्स के बिलो थे ये लोग, इसीलिए। और इनके जो वेजेस हुआ करते थे, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, नो राइट टू वोट, नॉट मच वेजेस। इन लोगों के पास इतने वेजेस नहीं हुआ करते थे क्योंकि इन लोगों को अलाउड नहीं होता था एज कंपेयर टू एक्टिव सिटीजन्स। और जबकि एक्टिव सिटीजन्स का क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर क्लास लेबर वेज। इन लोगों को 3 दिन में जितना वेजेस मिलता था उतने तो ये लोग टैक्स पे किया करते थे 3 बार के वेजेस के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये लोग जो थे वो जज के लिए भी वोट किया करते थे, जुडिशरी के लिए वोट किया करते थे। और जो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो ये लोग 50,000 मेंस जो थे पहले उनके लिए वोट किया करते थे। वो 50,000 मेंस में से उसके बाद 745 जो मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के लिए सेलेक्ट किए जाते थे, और इसी तरह से फिर मिनिस्टर्स बनाए जाते थे। ठीक है, और जो कंट्रोल इसके बाद एग्जीक्यूटिव जो होता था वो किंग का होता था। ठीक है, तो इस तरह से सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, पॉलिटिकल सिस्टम जो रेडी किया था असेंबली ने, वो इस तरह से था फ्रांस का, कि इन्होंने इस तरह से रेडी किया था। अभी हम और डिटेल देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड इन द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। That is, citizens voted for a group of electors who in turn choose assembly. Not all citizens, however, had the right to vote. हमने ऊपर देखा ही है, जितने भी सारे सिटीजन्स उस शहर के होते थे उन सबको राइट करने का अधिकार, वोट करने का अधिकार उन लोगों को नहीं होता था। ठीक है, ओनली मेन अबाउट 25 ईयर्स के अबाउ जो मेन थे ऑफ एज हु पेड टैक्सेस, जो कि टैक्सेस जो थे वो पे करते थे, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज। लेबर की जो वेज थी अकॉर्डिंग टू उनके 3 दिन के वेज के अनुसार जो पे टैक्सेस करते थे वो लोग, उनको इस चीज का अधिकार था। वेयर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, उनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया।
दिस इज दे वर एंटाइटल टू वोट, और इसीलिए उनको वोट के लिए भी एंटाइटल किया गया. द रिमेनिंग मैन एंड वुमेन आर प्लेस्ड एज पैसिव, और जो दूसरे जो बाकी लोग बच गए थे उनको पैसिव सिटीजन्स घोषित कर दिया गया. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, एक इलेक्टर के लिए क्वालिफाई करने के लिए, देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली, और उसके बाद एक असेंबली के मेंबर के लिए अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स. किसी भी मैन को हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स के ग्रुप में वहां से बिलोंग होना पड़ता था उसको, वहां से उसको एक तरह से उस कैटेगरी में आना पड़ता था जहां वो हैवी टैक्सेस पे करता है. ठीक है. नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन. कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टार्ट किया गया था वो राइट्स डिक्लेरेशन उसका हुआ था, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स. ठीक है. एक मैन के और सिटीजन के क्या क्या राइट्स हैं. राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. ना, right to life, life जीने का, बोलने का, freedom of speech, freedom of opinion, अपना opinion रखने का, equality before law, law के लिए सब equal हैं. were established, ये सब laws जो हैं, ये सब जो rights हैं वो establish किए गए, और इनको natural and inalienable rights जो थे उसकी श्रेणी में रखा गया. This is, they belonged to each human beings, और ये जो थे वो सारे human beings को belong करते थे by birth and could not be taken away, और ये किसी से छीने नहीं जा सकते थे. It was the duty of state to protect each citizen's natural right, और ये ड्यूटी हो गई थी स्टेट की कि वो हर सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें. ठीक है. यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स आप लोगों को दिए गए हैं क्लास 9th. ये आप लोग पढ़ेंगे. ये आप लोगों का एक तरह से रीडिंग होमवर्क है. ये आप लोग पढ़ेंगे, और अगर आप चाहें तो इसको गूगल भी कर सकते हैं. आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगी. हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं जिसमें कि हम लोगों को दिया गया है नेक्स्ट अपना थीम, जो कि है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक. अब the situation in France continued to be tensed during the following years. कुछ सालों तक जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सिचुएशंस जो फ्रांस की थी वो काफी क्रिटिकल होती गई, काफी टेंस्ड होती गई. Although Louis XVI had signed the constitution, हालांकि लुइस 16 जो थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया था. he entered into secret negotiation, वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में भी शामिल हो गए थे with the king of Persia, पर्शिया के किंग के साथ. Rulers of other neighboring countries too were worried by development in France, और जो नेबरिंग कंट्रीज के रूलर्स थे वो भी इस डेवलपमेंट जो फ्रांस में हो रहा था इसके लिए काफी चिंतित थे. एंड मेड plans to see troops to put down the events that had been taking place, और ट्रूप्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, ताकि जो भी ये इवेंट्स आगे आने वाले हैं उनको रोका जा सके या कंट्रोल किया जा सके. There since the summer of 1789. Before this could happen, the National Assembly voted in April in 1792 to declare war against Persia and Australia. इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, अराउंड 1792 के तहत एक नेशनल असेंबली ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ. Thousands of volunteers thronged from provinces to join the army. काफी सारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने आर्मी में अपने लिए एक जगह वॉलंटियर करने की सोची. They saw this as a war of people against kings and aristocrats. वो इस लड़ाई को आम लोगों की लड़ाई और किंग्स और एरिस्टोक्रेसीज के अगेंस्ट एक वॉर समझ रहे थे. ऑल ओवर यूरोप के सारे एरियाज में. Among the patriot song they sang was the Marseillaise, composed by poet Roger de Lisle. It was sung by the first time by volunteer from Marseilles as they marched into Paris and so got into name. The Marseillaise is now the national anthem of France. Marseilles के नाम से एक नेशनल एंथम इन लोगों ने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग बनाया था, ठीक है, जो कि कंपोज किया गया था बाय द पोएट रॉजर डी लेस्ली के द्वारा. और फर्स्ट टाइम जो मर्सिलीज का जो एंथम था वो इन वॉलंटियर्स ने, जिन्होंने अपनी इच्छा से इस लड़ाई में शामिल होने की वॉलंटियरिंग की थी, वो लोग
इसको गाते हुए एक नेशनल एंथम बना दिया इसको फ्रांस का। द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स बॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। अब ये जो रिवॉल्यूशनरी वॉर्स जो थे ये काफी ज्यादा इकोनॉमिक डिफिकल्टीज लेकर आ रहे थे लोगों के ऊपर। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, women were left to cope with tasks of earning a living and looking after their family। जहां पे जो मेंस थे वहां के फ्रांस के, वो लोग लड़ाई में शामिल हो रहे थे, वहीं उनकी फैमिलीज की जो विमेन्स थी वो अपने फैमिली की लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए अपने घर में रहकर काफी मेहनत कर रही थी, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज, अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर कर रही थी। Large section of population were convinced that revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political rights only to the richer section society। कॉन्स्टिट्यूशन 1791 एक पॉलिटिकल राइट सबको दे दिया कि ये जो रिचर सोसाइटी है इन लोगों को एक शहर को कंट्रोल करने के लिए एक राइट दिया गया, ठीक है ना, ताकि प्रॉपर तरीके से सारी स्थितियां कंट्रोल में आ सके। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम इंपॉर्टेंट रोलाइंग पॉइंट फॉर पीपल who wish to discuss government policies। पॉलिटिकल क्लब्स जो थे वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशंस होने लगे जहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कस की जाती थी, प्लान्स बनाए जाते थे और दूसरे एक्शंस वर्क लिए जाते थे। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वॉज दैट ऑफ जेकोबिन्स। सबसे सक्सेसफुल जेकोबिन्स नाम का एक क्लब हुआ करता था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। एक कॉन्वेंट जो थे जेकब, उनके नाम पर इस क्लब का नाम रखा गया था। Women too, who had been active throughout this period, formed their own clubs। जो women थी जो काफी एक्टिव थी इस पीरियड में, उन्होंने भी अपना खुद का क्लब बनाना चाहा। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड। सेक्शन 4 पे जब हम जाएंगे तब और हम लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। द मेंबर्स ऑफ जेकोबिन्स क्लब बिलोंग्स मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब जो थे वो की लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो था उनसे बिलोंग करते थे। दे इंक्लूड स्मॉल शॉपकीपर्स, छोटे दुकानदार इंक्लूड करते थे, आर्टिसंस, छोटे छोटे लघु उद्योग, ठीक है, सच एज शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स भी इस ग्रुप में इंक्लूडेड थे। देयर लीडर्स वर मैक्सिमिलियन रेस्पेरिस। A large group among the Jacobins decide to start wearing long striped trousers। और ये जो लार्ज ग्रुप था इन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनना डिसाइड किया, सिमिलर टू दोज worn by dock workers, जो कि डॉक वर्कर्स पहना करते थे। दिस वॉज टू सेट themselves apart from fashionable section of society, especially nobles who were knee breeches। It was a way of proclaiming the end of power wielded by wearers of knee breeches. These Jacobins came to know as the sans culottes, literal meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition a red cap that symbolizes liberty. Women, however, were not allowed to do so। इस तरह के कपड़े जो थे वो women's को पहनने होते थे, ठीक है, और इस तरह के कपड़े जो थे वो मेंस पहना करते थे, लॉन्ग ट्राउजर्स। हालांकि विमेन को ये पहनने का अलाउड नहीं था। और इन द समर ऑफ 1792 द जेकोबिन्स प्लान्ड एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस हु वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अराउंड समर 1792 जेकोबिन्स एक इंसरेक्शन प्लान किया उन लोगों ने, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस जो थे वो काफी गुस्सा थे, क्योंकि शॉर्ट सप्लाईज हो रही थी खाने की और जो खाना जो थोड़ा बहुत था उस पर हाई प्राइसेस लग रहे थे। On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king's guards and held the king himself as hostage for several hours। अब उन्होंने क्या किया, अराउंड 10th अगस्त वो लोग सारे जो थे वो ट्रुलाइज पैलेस के आसपास इकट्ठे हो गए। जो किंग के गार्ड्स थे उन सबको मार गिराया और किंग को हॉस्टेज बना लिया और काफी घंटे तक किंग को हॉस्टेज बनाकर रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। उसके बाद जो असेंबली थी उन्होंने वोट किया कि रॉयल फैमिली को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। इलेक्शंस वर हेल्ड From now on, all men of 21 years and above, regardless wealth,
गॉट द राइट टू वोट। और अब 21 ईयर्स और उसके अबाव के जितने भी लोग थे उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन। न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन बोला गया। On 21st September 1792, it abolishes monarchy and declared France a republic. Around 21 September 1792 को मोनार्की जो थी वो उसको अबॉलिश कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। एज यू नो, रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द असेंबली, है ना। जहां पे पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के हेड को। या गवर्नमेंट को। देर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की। कोई भी अब हेरिडिटरी मोनार्की नहीं बची थी। हम लोगों ने पहले, याद होगा तुम लोगों को, तो हम लोग पढ़ा था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो एक हेरिडिटरी मोनार्की थी। पर अब ऐसा कुछ नहीं था, अब ये बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया गया था। So you can try and find out about some other countries of republics and investigate when you have they become so. Louis XVI was sentenced to death. अब Louis XVI जो थे उनको मौत की सजा सुनाई गई by a court on charges of treason. चोरी, डकैती, लूटपाट के लिए उनको मौत की जो सजा है उनको सुनाई गई। On 21 January 1793 he was executed publicly. उनको publicly मारा गया। Place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with some fate shortly after. The Reign of Terror. The period from 1793 to 1794 is referred to as Reign of Terror. एक डर का साम्राज्य, Reign of Terror का मतलब डर का साम्राज्य, ठीक है। ये कहा गया जब 1793 और 1794 का जो टाइम था उस वक्त फ्रांस को। रेब्सपेरी फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट्स, है ना। रेब्सपियर काफी ज्यादा सीवियर पनिशमेंट्स देते थे, है ना, और काफी ज्यादा कंट्रोल, एक स्ट्रिक्ट तानाशाह हो गया था। ऑल दोज whom he saw as being enemies of republic, ex-nobles and clergy, member of other political parties, even member of his own party, who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, and then tried by revolutionary tribunal. If the court found them guilty, they were guillotined. The guillotine device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine, who invented